हेलो फ्रेंड्स, अशोका इसमें आपका स्वागत है। फ्रेंड्स, यूपीएससी प्रीलिम्स पीआईक्यू प्रैक्टिस सीरीज में हम 48 वर्षों के प्रश्नों की प्रैक्टिस कर रहे हैं, जिसमें हम 1979 से लेकर के वर्तमान समय तक अर्थात 2026 तक के पीवाईक्यूज की प्रैक्टिस कर रहे हैं। ठीक है, तो 1979 का पोर्शन हमने कंप्लीट कर लिया था। जितने भी क्वेश्चन आए थे हमने कंप्लीट कर लिए थे। 1980 भी कंप्लीट कर लिया था। 1981 पे चल रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो 1981 का भी ये इसके बाद एक पार्ट और आएगा, इसके बाद ये भी समाप्त हो जाएगा। तो हम इसको 3-4 पार्ट में लेकर के आ रहे हैं। इससे पहले हम सोच रहे थे 2 पार्ट में लाने के लिए, लेकिन कुछ बच्चों ने फिर से सजेस्ट किया कि सर इसको अभी जो है प्रीलिम्स पे ही फोकस हमें नहीं रहना है, अभी हमको मेंस की भी तैयारी करनी है। इसलिए हम मेंस के चक्कर में इसको अभी हम कम ही रखेंगे, क्योंकि हमें मेंस भी पढ़ाना है और इसके बाद उत्तर लेखन प्रोग्राम भी हम लेकर के आएंगे। ठीक है दोस्तों, तो फिर चलते हैं क्वेश्चनों की प्रैक्टिस करते हैं सीधे। यहाँ पर क्या कह रहा है, 86 नंबर क्वेश्चन। इससे पहले 85 नंबर क्वेश्चन तक हमने प्रैक्टिस कर ली थी। यहाँ कह रहा है भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। क्या बोल रहा है, भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था। ए महात्मा गांधी, बी सुभाष चंद्र बोस, सी जवाहरलाल नेहरू और डी गोपाल कृष्ण गोखले। तो ये आपको इसका आंसर बताना है कि इसका आंसर क्या होगा। भारतीय राष्ट्रीय सेना का गठन सुभाष चंद्र बोस के नेतृत्व में हुआ था। ठीक है, इसके बारे में पढ़ लेते हैं हम। बी ही आंसर है इसका। आजाद हिंद फौज, भारतीय राष्ट्रीय सेना को आजाद हिंद फौज भी कहा जाता है। ठीक है, सुभाष चंद्र बोस ने 1943 में सिंगापुर पहुंचकर इस सेना की कमान संभाली और इसे शक्तिशाली बनाया। ठीक है, मूल स्थापना इसकी शुरुआत सबसे पहले 1942 में कैप्टन मोहन सिंह द्वारा की गई थी। ठीक है, तो अगर शुरुआत पूछ ले तो कैप्टन मोहन सिंह, और नेतृत्व किसने, सेना का गठन किसके नेतृत्व में हुआ था, तो ये सुभाष चंद्र बोस हो जाएगा। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भारत छोड़ो आंदोलन के समय ये शब्द किसने कहे थे, करो या मरो। मोतीलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार पटेल, सुभाष चंद्र बोस। अब आपको इसका आंसर बताना है, जल्दी से इसका आंसर बताइए क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका महात्मा गांधी। चलते पढ़ लेते हैं। महात्मा गांधी ने इसका आंसर जो है आंसर है। नारा जो है करो या मरो, डू और डाई का प्रसिद्ध नारा महात्मा गांधी ने दिया था। ठीक है, आंदोलन, यह नारा 8 अगस्त 1942 को बंबई की ग्वालियर टैंक मैदान से भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत के दौरान दिया गया था। ठीक, इस नारे का उद्देश्य देशवासियों को भारत की पूर्ण स्वतंत्रता के लिए अंतिम प्रयास करने के लिए प्रेरित करना था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। गांधी जी ने असहयोग आंदोलन क्यों बंद कर दिया। गांधी अरविंद समझौते के कारण, क्योंकि भीड़ हिंसक हो गई थी, क्योंकि उसे अंग्रेजों द्वारा ऐसा करने का आदेश दिया गया था, क्योंकि वह आंदोलन जारी नहीं रखना चाहते थे। अब आपको इसका आंसर बताना जल्दी से, इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका बी। अब भीड़ हिंसक हो गई थी, इसका मतलब 1922 की चौरी घटना जो हुई थी उसके कारण ऐसा हुआ था। इसके बारे में हम लोग पढ़ ही लेते हैं। बी ही आंसर है इसका। चौरी चौरा कांड, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर जिले के चौरी चौरा नामक स्थान पर 4 फरवरी 1922 को एक हिंसक घटना हुई थी। ठीक है, इसको 4 फरवरी कभी कभी कह देते हैं, कुछ स्रोतों में इसको 5 फरवरी बोलते हैं, लेकिन आप 4 फरवरी याद रखना। ठीक है, हिंसक क्रोधित भीड़ ने एक पुलिस थाने में आग लगा दी थी, जिसमें 22 पुलिसकर्मी जिंदा जला दिए गए थे। ठीक है, जल गए थे। आंदोलन वापस लेना, गांधी जी पूर्णतः अहिंसा के समर्थक थे। इस हिंसा से दुखी होकर उन्होंने 12 फरवरी 1922 को असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की घोषणा की थी। ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से तात्पर्य क्या है। सुभाष चंद्र बोस द्वारा आईएनए के माध्यम से शुरू किया गया आंदोलन। आपको इसका आंसर बताना है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा किया गया संघर्ष। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की बात कर रहा है। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन क्या है। ठीक है, फिर तीसरा ऑप्शन है ब्रिटिश शासन के अधीन उपनिवेश का दर्जा प्राप्त करने के लिए भारतीयों का संघर्ष। भारत में ब्रिटिश व्यापार को रोकने के लिए भारतीयों द्वारा किया गया संघर्ष। ब्रिटिश व्यापार को रोकने के लिए किया गया था, या ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा किया गया था, या आईएनए के माध्यम से शुरू किया गया आंदोलन था सुभाष चंद्र बोस द्वारा। अब आपको इसका आंसर तो सिंपल सी बात है, कोई भी बच्चा से, छोटे बच्चे से भी पूछोगे वो भी बता देगा, इसका आंसर बी होगा। ठीक है, बी ही आंसर है। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन से स्वतंत्रता प्राप्त करने के लिए भारतीयों द्वारा किया गया संघर्ष। ठीक, व्यापक अर्थ, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का तात्पर्य किसी एक घटना से नहीं, बल्कि ब्रिटिश राज को समाप्त करने के लिए किए गए सभी राजनीतिक, सामाजिक और क्रांतिकारी संघर्षों के समग्र रूप से। ठीक है, शुरुआत और विकास, मुख्य रूप से 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के साथ यह अधिक संगठित हुआ और समय के साथ व्यापक जन आंदोलन में बदल गया। ठीक है, अंतिम लक्ष्य, इसका अंतिम और मुख्य उद्देश्य भारत को ब्रिटिश दास्ता से पूरी तरह मुक्त कराकर एक संप्रभु राष्ट्र बनाना था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। निम्नलिखित में से कौन सा उदाहरण एक समान उद्देश्य के लिए हिंदुओं और मुसलमानों के एकीकरण को दर्शाता है। कौन सा जो है दोनों को एकता को दर्शाता है। एक आपका खिलाफत आंदोलन, बी
भारत छोड़ो आंदोलन, सी सविनय अवज्ञा आंदोलन, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर होगा आपका खिलाफत आंदोलन। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। यही आंसर है खिलाफत आंदोलन। संयुक्त संघर्ष खिलाफत आंदोलन 1919 से 1924 के बीच चला था। के दौरान महात्मा गांधी के नेतृत्व में कांग्रेस ने तुर्की के खलीफा के समर्थन में मुस्लिम नेताओं के साथ मिलकर ब्रिटिश शासन के खिलाफ संघर्ष किया था। ठीक है, असहयोग आंदोलन से इसका जुड़ाव हो गया था। गांधी जी ने हिंदू मुस्लिम एकता को मजबूत करने के लिए खिलाफत आंदोलन को असहयोग आंदोलन के साथ जोड़ा था। ठीक है, आप लोग पढ़ोगे स्पेक्ट्रम वगैरह, आप बढ़िया से पढ़िए दोस्तों। ठीक है, एनसीईआरटी पढ़िए और स्पेक्ट्रम पढ़िए, इसी से आपका जो है आधुनिक भारत का हिस्सा कवर हो जाएगा। ठीक है, अब ये देखिए खिलाफत आंदोलन हो गया, असहयोग आंदोलन हो गया, ये आपकी थीम हो गई। ठीक है, अब आपको यहीं से पकड़ना है। इनसे अब भी सवाल बनते हैं। अब आप बताइए, इनसे सवाल बनते नहीं क्या? अभी भी बनते हैं, तो इनको पढ़ना चाहिए आपको। ठीक है, एकता का प्रतीक इतिहास में इस काल को भारत में हिंदू मुसलमानों के बीच सबसे मजबूत राजनीतिक और सामाजिक एकीकरण के दौर में देखा जाता है। ठीक है, अब क्या रहा, पूर्ण स्वराज दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर 1947 को, 26 अक्टूबर 1949 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1930 को। अब आपको बताना है इसका आंसर क्या होगा। इसका आंसर होगा आपका 26 जनवरी 1930। इसी को आगे चल करके हमने 26 जनवरी 1950 को गणतंत्र दिवस के रूप में मनाना शुरू कर दिया था। ठीक है, 26 जनवरी 1930 घोषणा। दिसंबर 1930 के लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता। अब देखिए, आपको यहां से एक सवाल मिल गया कि जो जवाहरलाल नेहरू थे उन्होंने लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी। लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी, इसके बारे में आपको एक नई जानकारी मिल गई। ठीक है, लाहौर अधिवेशन की अध्यक्षता की थी किसने? जवाहरलाल नेहरू ने। ठीक है, कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया था किसने? कांग्रेस ने। ठीक है, दिसंबर 1929 में लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में कांग्रेस ने पूर्ण स्वराज का प्रस्ताव पारित किया था। ठीक है, अध्यक्षता किसकी थी? लाहौर अधिवेशन में जवाहरलाल नेहरू। ये चीज आपको बिल्कुल कंठस्थ हो जानी चाहिए। यही सवाल यहीं से प्रीलिम्स में वर्तमान में बन सकते हैं। ठीक है, प्रथम उत्सव। इसके बाद देश भर में 26 जनवरी 1930 को पहली बार पूर्ण स्वराज दिवस स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाया गया और तिरंगा फहराया गया। ठीक है, ऐतिहासिक महत्व। इसी ऐतिहासिक दिन की याद को बनाए रखने के लिए 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू किया गया और इसे गणतंत्र दिवस घोषित किया गया। ठीक है, जो मैंने बताई थी बात वही है। आगे चलते हैं हम। गांधी जी किसे अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? इससे पहले भी हम लोग ये प्रश्न कर चुके हैं। विनोबा भावे, बीजी तिलक, बाल गंगाधर तिलक की बात कर रहा है बीजी तिलक। ठीक है, सी गोपाल कृष्ण गोखले और डी दादा भाई नेहरू किसको अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो इसका आंसर होगा आपका सी गोपाल कृष्ण गोखले। जब गांधी जी अफ्रीका से लौट कर आए थे, बाहर से लौट के आए थे, तो उन्होंने गोपाल कृष्ण गोखले के कहने पर ही पूरे भारत का भ्रमण किया था। ठीक है, पढ़ लेते हैं इसके बारे में। गोपाल कृष्ण गोखले ही इसका आंसर है। मार्गदर्शन। जब महात्मा गांधी 1915 में दक्षिण अफ्रीका से भारत लौटे तो गोपाल कृष्ण गोखले ने ही उन्हें भारत को समझने के लिए देश का दौरा करने की सलाह दी थी। ठीक है, प्रभाव। गांधी जी उनके सिद्धांतों, उदारवादी दृष्टिकोण और देश सेवा के प्रति समर्पण से अत्यधिक प्रभावित थे। ठीक है, पुस्तक। गांधी जी ने गुजराती भाषा में धर्मात्मा गोखले नाम से एक पुस्तक लिखी थी जिसमें उन्होंने गोखले जी को अपना राजनीतिक गुरु माना था। ठीक है, निम्नलिखित में से किस काल को जन क्रांति का युग माना जा सकता है? 1856 से 1885। जन क्रांति की बात कर रहा है। जन क्रांति कब हुई? 1757 से 1857, 1920 से 1947, 1901 से 1919। अब आपको इसी समय जो है क्रांतिकारी युग भी एक तरीके से शुरू हो जाता है। यहीं पर क्रांतिकारी नेता आपके उभरते हुए दिखाई देंगे। तो इसका आंसर होगा आपका सी। 1920 से 1947 का युग जो है वो जन क्रांति का युग था। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। सी आंसर है। जन आंदोलन का दौर। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में 1920 से 1947 तक के काल को मुख्य रूप से गांधीवादी युग या जन क्रांति का युग कहा जाता है। ठीक है, व्यापक जन भागीदारी। इस अवधि के दौरान असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन जैसे बड़े आंदोलन हुए जिनमें देश के आम लोगों, किसानों, मजदूरों, महिलाओं ने बहुत बड़ी संख्या में भाग लिया। तो इसका मतलब आम लोग शामिल हुए। तो आम लोग शामिल हुए, इसका मतलब जन होते हैं वो शामिल हुए, इसलिए जन क्रांति कही गई। और गांधी जी के द्वारा असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन शुरू किया गया था, इसलिए इसको गांधीवादी युग भी कहा जाता है। स्वतंत्रता की प्राप्ति कैसे हुई? इसी जन क्रांति और निरंतर संघर्षों के परिणाम स्वरूप अंततः 15 अगस्त 1947 को भारत को ब्रिटिश शासन से आजादी मिली। ठीक है, आगे चलते हैं हम। भूख हड़ताल के कारण जेल में मरने वाला
मरने वाले भारतीय देशभक्त कौन था, ये कौन थे? ठीक है, जेल में मरने वाले भारतीय देशभक्त कौन थे? एस.सी. बोस, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, जतिन दास और बिपिन चंद्र पाल। इसका आंसर बताइए जल्दी से। इसका आंसर होगा आपका सी जतिन दास। ठीक है, इनके बारे में पढ़ लेते हैं, कई लोगों को पता ही नहीं होगा ये कौन थे। ठीक है, तो लाहौर जेल की भूख हड़ताल, क्रांतिकारी जतिन दास, जतीन्द्र नाथ दास ने लाहौर सेंट्रल जेल में राजनीतिक कैदियों के अधिकारों और बेहतर सुविधाओं की मांग को लेकर भूख हड़ताल शुरू की थी। ठीक है, बलिदान इन्होंने क्या किया था? लगातार 63 दिनों तक ऐतिहासिक भूख हड़ताल पर रहने के कारण 13 दिसंबर 1929 को जेल में ही उनका निधन हो गया। अब 1929 में जो कांग्रेस का अधिवेशन हुआ था, कहाँ हुआ था पहले ये बताइए? इसका मतलब लाहौर में हुआ था। ठीक है, इनकी अध्यक्षता किसने की थी? ये आपके जवाहरलाल नेहरू ने की थी। ठीक है, ये याद रखना। अभी इससे पहले भी मैंने बताया था, अभी मैंने फिर से इसको आपको रिकॉल करा दिया। श्रद्धांजलि, उनके इस सर्वोच्च बलिदान ने पूरे देश में ब्रिटिश हुकूमत के खिलाफ आक्रोश और देशभक्ति की लहर पैदा कर दी थी। ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताना है। सिंपल सा प्रश्न है, इसको कई बार मैंने बताया भी है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम गांधी जी के जन्मदिन पर किस वर्ष में शुरू किया गया था? ए 1950, बी 1952, सी 1956, डी 1963। गांधी जी के जन्मदिन पर कब स्टार्ट हुआ था सामुदायिक विकास कार्यक्रम? आपके 1952 में, 2 अक्टूबर 1952 को स्टार्ट हुआ था। आगे चल करके फिर यही जो है सामुदायिक विकास कार्यक्रम क्या हो जाता है? पंचायती राज की व्यवस्था ले लेता है 1959 में, और इसके बारे में पढ़ लेना। 1952 शुरुआत, भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम की शुरुआत 2 अक्टूबर 1952 को महात्मा गांधी के जन्मदिन के अवसर पर की गई थी। ठीक है, उद्देश्य, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों का समग्र विकास करना और ग्रामीणों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना था। ठीक है, महत्व क्या है? यह ग्रामीण विकास की दिशा में भारत सरकार द्वारा उठाया गया पहला बड़ा और सुव्यवस्थित कदम था। ठीक है, आगे चलते हैं हम। मोहम्मद बिन तुगलक ने अपनी राजधानी दिल्ली से हैदराबाद देवगिरी क्यों स्थानांतरित की थी? अब आपको इसका आंसर बताना है। क्योंकि वह दक्कन में व्यापार में सुधार करना चाहता था, क्योंकि वह दक्कन में इस्लाम का प्रसार करना चाहता था, क्योंकि वह दिल्ली के लोगों को दंडित करना चाहता था, क्योंकि वह मंगोल आक्रमण से बचना चाहता था। तो आपको इसका आंसर बताना है जल्दी से। उन्होंने अपनी दिल्ली से हैदराबाद या देवगिरी राजधानी क्यों स्थापित करी थी? डी इसका आंसर है, क्योंकि वह मंगोल आक्रमण से बचना चाहता था। ठीक है, मंगोल आक्रमण से बचना चाहता था, यही इसका आंसर है। सुरक्षात्मक दृष्टिकोण से इसको देखते हैं पहले। मंगोल आक्रमणकारी लगातार उत्तर पश्चिम सीमा से, जैसे ये आपका भारत है, तो ये वाला एरिया, ये उत्तर पश्चिम एरिया, ये ऐसे मान लो इस तरह से। ठीक है, तो ये इधर वाले एरिया से जो है आपका अटैक होते थे हमेशा। ठीक है, तो यहां से जो मंगोल आक्रमणकारी लगातार उत्तर पश्चिम से दिल्ली सल्तनत पर हमले कर रहे थे। दिल्ली भौगोलिक रूप से इन हमलों के काफी करीब और असुरक्षित थी, इसलिए आपको देखते हो कि पानीपत के पास युद्ध ज्यादा होते थे। जैसे दिल्ली यहाँ स्थित है, मान लो इस जगह पर ये, तो दिल्ली जो है आपको दिखा देते हैं, जैसे ये वाला एरिया है। ठीक है, तो जब यहाँ से आक्रमण होता था तो दिल्ली से भी सेना, दिल्ली यहाँ स्थित है मान लो, दिल्ली से भी सेना जाती थी, तो बीच में पानीपत पड़ता हरियाणा में। ठीक है, तो यहीं पर अधिकतर युद्ध होते थे। ठीक है, स्थान काफी बड़ा मिल जाता था उनको युद्ध करने के लिए, इसलिए। ठीक है, दिल्ली कैसे हौच पौच है, थोड़ी सी दबी हुई है चारों तरफ से, तो एक बड़ा मैदान मिल जाता था, इसलिए पानीपत का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध इस तरह से हुआ है, आपको पता होगा। ठीक है, इसके बारे में कभी भी अन्य सेशन में कभी आप कहोगे तो इसके लिए अलग सेशन लेकर के अच्छे से इसकी कहानी बता देंगे। ठीक है, तो दिल्ली भौगोलिक रूप से इन हमलों के काफी करीब और सुरक्षित थी, इसलिए सुल्तान सुरक्षा के लिहाज से राजधानी को दक्षिण या दक्कन ले जाना चाहता था। ठीक है, केंद्रीय स्थान क्या था? विकल्प के अलावा इसका एक अन्य मुख्य कारण देवगिरी दौलताबाद का साम्राज्य के केंद्र में स्थित होना था, जिससे उत्तर भारत और दक्षिण दोनों क्षेत्रों पर नियंत्रण रखना आसान था। अब जैसे दिल्ली है तो कहीं बीच में ऐसी राजधानी हो जाए कि जिसमें दक्षिण का भी एरिया कवर कर ले और उत्तर का भी एरिया कवर कर ले। ठीक है, इसलिए ऐसा भी वो सोच रहे थे कि देवगिरी या दौलताबाद में। असफलता क्यों हुई? क्योंकि हालांकि पूरी आबादी को वहां ले जाने का फैसला अव्यावहारिक साबित हुआ और पानी की कमी तथा प्रशासनिक दिक्कतों के कारण बाद में राजधानी पुनः दिल्ली स्थानांतरित करनी पड़ी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। किस मुगल शासक ने भारत में मनसबदारी, पहले बताइए मनसबदारी होता क्या है, आपको बताना है इसका आंसर। मनसबदारी प्रणाली की शुरुआत की? ए अकबर, बी हुमायूं, सी शाहजहां और डी बाबर। इसका आंसर होगा आपका ए। मनसबदारी व्यवस्था आपको बतानी है। मनसब कौन होते हैं पहले ये बताइए। अकबर। प्रणाली की शुरुआत, मुगल सम्राट अकबर ने अपने शासनकाल के 19वें वर्ष 1574 से 75 ईस्वी में मनसबदारी व्यवस्था को औपचारिक
रूप से लागू किया था। अर्थ और उद्देश्य क्या है? मनसब एक अरबी शब्द है जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। जैसे आप सिलेक्ट होते, जैसे आप आईएएस बनोगे तो आप एक तरीके से ऐसे अधिकारी होते थे जो सिलेक्ट होकर के अभी पोस्टिंग नहीं हुई है, लेकिन आपका एक पद जो बना रहता है, जैसे आईएएस का डीएम एक पद है, इस तरह से एक मनसब जैसा पद होता था। ठीक है, मनसब का मतलब होता था एक पद। ठीक है, तो अब ये आईएएस अधिकारी अब यहाँ पोस्टिंग होगी इनकी यहाँ पे, तो डायरेक्ट वाला की पोस्टिंग नहीं होती है, 6-7 साल की ट्रेनिंग होती है, फिर उस मतलब ट्रेनिंग होगी, फिर आपको छोटा पद देंगे, 2-3 साल की ट्रेनिंग होगी, उसके बाद 2-3 साल के लिए आपको छोटे पद पे देंगे, एसडीएम रैंक पे देंगे, फिर डीएम बनाएंगे। ऐसे ही बीच का जो काल होता था, इसके बीच में जैसे डीएम एक पोस्ट है तो ऐसे एक पोस्ट हुआ करती थी मनसब। ठीक है, और इसके बारे में विस्तृत चर्चा करेंगे कभी। मनसब एक अरबी शब्द है जिसका पद, जिसका अर्थ होता है पद या रैंक। इस व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य नागरिक और सैन्य प्रशासन को सुव्यवस्थित और संगठित करना था। ठीक है, जात और सवार क्या होते थे? इस प्रणाली के अंतर्गत प्रत्येक अधिकारी को 2 पद दिए जाते थे। एक जात, जिससे अधिकारी के व्यक्तिगत पद और वेतन का पता चलता था कि जात कितने जात का अधिकारी है, कितने जात का मनसब है, ऐसे बोलते थे। और सवार, जिसे यह तय होता था कि उसे कितने घुड़सवार रखने हैं, तो सवार भी पता होते थे कितने सवार उसके पास हैं, तो इससे उसकी एक तरीके से रैंक का भी पता चल जाता था कि किस रैंक का कैसा अधिकारी है ना। निम्नलिखित में से कौन स्वराज पार्टी के जन्म से जुड़ा है? ये जुड़े थे, स्वराज पार्टी के जन्म से जुड़े थे। कौन जुड़े थे स्वराज पार्टी? बताइए आप लोग। CR दास, मोतीलाल नेहरू। पहले भी करा चुका हूं ये आंसर, 1979 में या 80 में कराया मैंने। CR दास और सरदार पटेल, मोतीलाल नेहरू, राजेंद्र प्रसाद, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सिंपल आंसर है ए, CR दास और मोतीलाल नेहरू। मैंने पहले ही कई बार बताया था, एक बार कई बार आंसर आया है कि CR दास आंसर में नहीं है ऑप्शन में, तो मोतीलाल नेहरू रखा था तो मोतीलाल ही नेहरू ही आंसर हो जाता था। पढ़ लेते हैं हम इसके बारे में। CR दास और मोतीलाल नेहरू। स्वराज पार्टी की स्थापना 1 जनवरी 1923 को की गई थी। देशबंधु चित्तरंजन दास, देशबंधु चित्तरंजन दास, CR दास इसके अध्यक्ष और पंडित मोतीलाल नेहरू इसके सचिव थे। ठीक है, पृष्ठभूमि असहयोग आंदोलन के स्थगित होने के बाद विधान परिषदों के भीतर प्रवेश करके ब्रिटिश नीतियों का विरोध करने के उद्देश्य से कांग्रेस के भीतर ही इस पार्टी का गठन किया गया था। ठीक है, स्वराज पार्टी। समझ में आ गया? आगे चले, इसके बारे में पढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म के पुनरुद्धार के लिए जिम्मेदार था? ए, स्वामी दयानंद, बी, स्वामी विवेकानंद, सी, गुरु शंकराचार्य, डी, राजा राम मोहन राय। अब आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका बी, स्वामी विवेकानंद। पढ़ लेते हैं हम। स्वामी विवेकानंद ही इसका आंसर है। हिंदू धर्म का पुनरुद्धार, स्वामी विवेकानंद को 19वीं शताब्दी में हिंदू धर्म, विशेष रूप से वेदांत दर्शन के पुनरुद्धार और इसे वैश्विक स्तर पर पहचान दिलाने का मुख्य श्रेय दिया जाता है। ठीक है, शिकागो धर्म संसद, इन्होंने 1893 में अमेरिका के शिकागो में आयोजित विश्व धर्म संसद में अपने ऐतिहासिक भाषण के माध्यम से पश्चिमी दुनिया को हिंदू धर्म और भारतीय संस्कृति की महानता से परिचित कराया था। ठीक है, रामकृष्ण मिशन, अपने गुरु रामकृष्ण परमहंस के विचारों को फैलाने और समाज सेवा के लिए इन्होंने 1897 में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ठीक है, आगे चलते हैं हम। संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया और अधिनियमित किया गया था? ठीक है, आपको इसका आंसर बताना है। 15 अगस्त 1947 को, 26 जनवरी 1950 को, 26 जनवरी 1949 को और 30 जनवरी 1948 को। क्वेश्चन क्या कह रहा है? भारत संविधान सभा द्वारा भारत का संविधान किस तिथि को अपनाया और नियमित किया गया? तो जब आप उद्देशिका पढ़ोगे, प्रस्तावना पढ़ोगे, तो उसमें खुद ही दिया हुआ है कि हमने किस तारीख को अपनाया था, तो इसका आंसर होगा सी, 26 नवंबर 1949 को। ठीक है, पढ़ लेते हैं। सी आंसर है। संविधान को अपनाना, भारतीय संविधान सभा द्वारा 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मार्पित किया गया था। ठीक है, संविधान दिवस, इसी ऐतिहासिक घटना के महत्व को याद रखने के लिए भारत सरकार द्वारा हर साल 26 नवंबर को देश भर में संविधान दिवस मनाया जाता है। ठीक है, पूर्ण रूप से लागू होना, इसके ठीक 2 महीने बाद यानी 26 जनवरी 1950 को हमारा संविधान पूरे देश में पूरी तरह से लागू किया गया और भारत एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना। ठीक है, आगे चलते हैं। अंतरिक्ष यान में बैठे अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसे दिखाई देता है? नीला दिखाई देता है कि सफेद दिखाई देता है कि काला दिखाई देता है कि डी, नारंगी लाल दिखाई देता है? ठीक है, अब आपको इसका आंसर बताना है। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा आपका काला। ठीक है, देख लेते हैं हम, पढ़ लेते हैं बाकी इसके बारे में। क्या है कि जैसे आप पृथ्वी है, ये मान लो पृथ्वी, इसके ऊपर वायुमंडल है ये, तो वायुमंडल जैसे आप देखते हो तो नीला क्यों दिखाई देता है? तो वायुमंडल में छोटे छोटे कण होते हैं, तो इस पर सूर्य की जो किरणें होती है वो टकरा करके प्रवर्तित होती हैं, तो उस पर नीला रंग आपको दिखाई देता है। अंतरिक्ष में तो कहीं पर धूल कण वगैरह है नहीं, तो वहां पर आपको ब्लैक दिखाई देगा। बाकी इसके बारे में पढ़ भी लेते हैं। काला रंग ही है।
वायुमंडल की अनुपस्थिति, अंतरिक्ष में क्या होता है, वायुमंडल की अनुपस्थिति होती है। अंतरिक्ष में पृथ्वी की तरह कोई वायुमंडल एटमॉस्फेयर नहीं होता, जिसके कारण वहां हवा के कण या धूल मौजूद नहीं होते। ठीक है, प्रकाश का प्रकीर्णन स्कैटरिंग, वायुमंडल न होने के कारण वहां सूर्य के प्रकाश का बिखराव या प्रकीर्णन नहीं हो पाता। इसी वजह से अंतरिक्ष यात्रियों को आकाश बिल्कुल काला दिखाई देता है। ठीक है, पृथ्वी से नीला क्यों दिखता है, इसका भी कारण पता होना चाहिए। तो पृथ्वी पर सघन वायुमंडल होने के कारण सूर्य का प्रकाश हवा के कणों से टकराकर, सूर्य का जो प्रकाश होता है, यह प्रकाश हवा के कणों से टकराकर चारों ओर बिखर जाता है। नीले रंग का प्रकीर्णन सबसे अधिक होता है, इसलिए हमें पृथ्वी से आकाश नीला दिखाई देता है। प्रकीर्णन नीले रंग का अधिक होता है, इसी कारण से दिखाई देता है। आगे चलते हैं। प्राथमिक रंग कौन से हैं? नीला, हरा, पीला, पीला, लाल, नीला, लाल, नीला, हरा और आपका हरा, सफेद, काला। प्राथमिक रंग पता होना चाहिए। अगर आपको पता है तो ठीक है, कॉमन सेंस का क्वेश्चन है, कभी कभी स्टेट पीसीएस में पूछ भी सकता है। तो इसका आंसर होगा लाल, नीला और हरा। ठीक है, मूल रंग, इसका सी आंसर है। मूल रंग प्राइमरी कलर्स, प्रकाश के विज्ञान मतलब भौतिकी में लाल, हरा और नीला को प्राथमिक रंग माना जाता है। विशेषता, ये मूल रंग जिन्हें किसी अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता है, बल्कि इन्हें आपस में मिलाकर अन्य सभी रंग तैयार किए जाते हैं। ठीक है, मतलब ऐसे मूल रंग होते हैं जिन्हें किसी अन्य रंगों को मिलाकर नहीं बनाया जा सकता, बल्कि इन्हें आपस में मिलाकर अन्य रंग तैयार किया जाता है। द्वितीयक रंग क्या होता है, जब इन प्राथमिक रंगों को आपस में मिलाया जाता है तो द्वितीयक रंग बनते हैं। जैसे लाल और हरा मिला दोगे तो क्या हो जाएगा, पीला रंग आ जाएगा। ठीक है, इसके बारे में पढ़ते हैं। यदि पानी जमने पर सिकुड़ता है, जैसे ये पानी है, मान लो ये पानी है, तो जमने पर, यदि पानी जमने पर सिकुड़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा। हिमखंड पानी की सतह पर पूरी तरह तैरेंगे, बर्फ अधिक घनी हो जाएगी, झीलें ऊपर से नीचे तक जम जाएंगी, जमने या आंतरिक जल के कारण चट्टानें फट जाएंगी। अब आपको इसका आंसर बताना है। बर्फ अधिक घनी हो जाएगी। यदि पानी जमने पर सिकुड़ता है तो निम्नलिखित में से क्या होगा, बर्फ अधिक घनी हो जाएगी। सिंपल सी बात है। ठीक है, पढ़ लेते हैं हम। बी आंसर है। घनत्व में वृद्धि, भौतिकी के नियम के अनुसार जब कोई पदार्थ सिकुड़ता है, जैसे ये कोई पदार्थ है, ये सिकुड़ गया, मान लो ये इतना बड़ा था, अब ये छोटा हो गया। ठीक है, इतना सिकुड़ गया, यानी उसका आयतन कम हो गया। इसका आयतन क्या है, ज्यादा है अपेक्षाकृत। इसका आयतन क्या है, कम है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसमें आयतन ज्यादा है, वॉल्यूम ज्यादा है, और डेंसिटी क्या है, यहाँ की डेंसिटी कम है इसकी। इसमें क्या है, इसमें उल्टा हो जाएगा, डेंसिटी यहाँ की ज्यादा है और वॉल्यूम क्या है, कम है। ठीक है, तो वॉल्यूम कम होगी तो डेंसिटी बढ़ जाएगी। तो वही तो कह रहा है, भौतिकी के नियम के अनुसार जब कोई पदार्थ सिकुड़ता है तो उसका घनत्व तो बढ़ जाता है। ठीक है, इसलिए यदि पानी जमने पर सिकुड़ेगा तो बर्फ का घनत्व तरल पानी से अधिक हो जाएगा। ठीक है, सिंपल सी बात है। समान व्यवहार से अंतर, समान व्यवहार में क्या समानता, पानी का व्यवहार अनोखा होता है। पानी का असमान प्रसार, पानी जमने पर सिकुड़ने के बजाय फैलता है। आपको पता है ना कि जब पानी फ्रिज पर जमाया जाता है तो क्या होता है कि बोतलें फट जाती हैं, पानी उस पर होता है तो बोतलें फट जाती है। इसका मतलब पानी जमने पर फैलता है, जिससे बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है, जिससे बर्फ का घनत्व पानी से कम हो जाता है और बर्फ पानी पर तैरती है। ठीक है, झीलों पर प्रभाव क्या है, यदि पानी जमने पर सिकुड़ता है तो बनी हुई भारी बर्फ नीचे डूब जाती है। जो बर्फ बनी वो नीचे डूब गई, इसके कारण झीलें ऊपर से नीचे की ओर नहीं बल्कि नीचे से ऊपर की ओर पूरी तरह जम जाती है। ठीक है, आगे चलते हैं। जब पानी के गिलास में तैरती बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा, वृद्धि होगी, कमी होगी, स्थिर रहेगी, या पहले वृद्धि फिर कमी। सिंपल सी बात है, जब पानी के गिलास में तैरती बर्फ पिघलती है तो पानी का स्तर क्या होगा, स्थिर रहेगा। सिंपल सी बात है, पढ़ लेते हैं। स्थिर रहेगा। आर्किमिडीज का सिद्धांत, तैरती हुई बर्फ अपने वजन के बराबर पानी को विस्थापित करती है। ठीक है, आयतन में बदलाव, जब बर्फ पिघलती है तो वह सिकुड़ती है। सिंपल सी बात है, जब पिघलेगी तो सिकुड़ेगी और पानी में बदल जाती है। ठीक है, पिघल कर बने पानी का आयतन ठीक उतना ही होता है जितना बर्फ के डूबे हुए हिस्से से घिरा होता है। ठीक है, अपरिवर्तित स्तर, इसी कारण बर्फ से पूरी तरह पिघल जाने के बाद भी गिलास में पानी का स्तर ना तो बढ़ता और ना ही कम होता, यह बिल्कुल समान स्थिर रहता है। ठीक है, ये ऐसे सवाल है साइंस के स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछे जा सकते हैं दोस्तों। जब कोई व्यक्ति ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाता है, मान लो ये पृथ्वी है, ठीक है, ये आपका पोल है, ठीक है, ये आपके पोल है, ये आपकी भूमध्य रेखा है, तो यहाँ पोल से भूमध्य रेखा की ओर ऐसे बोल रहा है।
भूमध्य ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर जाता है तो पौधों और जानवरों की आबादी में क्या परिवर्तन होगा? पौधे और जानवरों की आबादी क्या होगी? वृद्धि हो जाएगी। ऐसा है क्या? कमी हो जाएगी, अपरिवर्तित रहेगी और कोई सुसंगत व्यवहार न दिखना। अब आपको सिंपल से पता है कि जैसे 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 आप इस क्षेत्रों में आओगे तो यहाँ पर मैदानी क्षेत्र एक तरीके से ध्रुवों पर क्या है, बर्फ जमी रहती है। और ऐसे क्षेत्रों में क्या होता है कि संसाधन ज़्यादा होंगे तो उसका यूटिलाइजेशन होगा, पेड़ पौधे होंगे ज़्यादातर, है ना, ज़्यादा घने जंगल आपको दिखाई देंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, खाने के संसाधन होंगे तो यहाँ पर जानवर भी आपको मिलेंगे, पेड़ पौधे भी ज़्यादा मिलेंगे। ध्रुवों पर आपके बर्फ जमी रहती है तो वहाँ पर क्या होंगे, पेड़ पौधे आपके उतने नहीं होंगे जितने भूमध्य रेखा के पास होंगे। इसलिए इसका आंसर क्या होगा, ए, वृद्धि होगी। ठीक है, खाने के संसाधन ज़्यादा होंगे तो सिंपल सी बात है कि जानवर भी ज़्यादा होंगे। आगे चलते हैं, 105 का सही उत्तर ए, वृद्धि ही होगी। अनुकूल जलवायु, ध्रुवों पर अत्यधिक ठंड होती है जिसके कारण वहां जीवन बहुत कठिन होता है। इसके विपरीत भूमध्य रेखा के पास का क्षेत्र गर्म और आर्द्र होता है जहां प्रचुर मात्रा में धूप और वर्षा मिलती है। जैव विविधता में क्या होगा, यह अनुकूल जलवायु पौधों और जानवरों के पनपने के लिए सबसे उपयुक्त होती है। इसी कारण ध्रुवों से भूमध्य रेखा की ओर बढ़ने पर जीवों वनस्पतियों की प्रजातियां तथा उनकी आबादी में वृद्धि होती है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन, भूमध्य रेखा के पास पाए जाने वाले वर्षावन जैसे अमेजन दुनिया में सबसे अधिक जैव विविधता वाले क्षेत्र हैं। ठीक है, आगे चलते हैं हम। फ्यूज तार का कार्य क्या होता है? फ्यूज तार का कार्य क्या होता है? किसी परिपथ से अत्यधिक उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोकने के लिए, वर्तमान आपूर्ति को बढ़ाने के लिए, वर्तमान आपूर्ति को कम करना, वोल्टेज को स्थिर रखने के लिए। फ्यूज का तार का क्या कार्य होता है? अब इसके बारे में आपने अगर पढ़ा होगा फिजिक्स में तो बता दोगे। बाकी इसका आंसर होगा आप, किसी परिपथ से अत्यधिक उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोकने के लिए फ्यूज तार। ठीक है, फ्यूज नहीं जानते आप, घरों पर लगा होता है मेन स्विच के पास, जहाँ से कनेक्शन आया होता है डायरेक्ट। किसी परिपथ से अत्यधिक उच्च विद्युत धारा प्रवाहित होने से रोकने के लिए। सुरक्षा उपकरण, फ्यूज तार, फ्यूज वायर एक सुरक्षा उपकरण है। यह बिजली के उपकरणों को शॉर्ट सर्किट या ओवरलोडिंग से बचाता है। ठीक है, कम गलनांक, लो मेल्टिंग पॉइंट, यह तार कम गलनांक वाली मिश्र धातु जैसे टिन और लेड से बना होता है। कार्य प्रणाली, जब परिपथ में अत्यधिक उच्च विद्युत धारा हाई करंट बहती है तो गर्मी के कारण यह तार तुरंत पिघल कर टूट जाता है जिससे बिजली का प्रवाह रुक जाता है और कीमती उपकरण जलने से बच जाते हैं। ठीक है, आपके घरों में हर बोर्ड पे पहले जो है फ्यूज लगा होता था, उस पर लिखा होता था, ऐसे बोर्ड लगा होता था और यहीं पर कहीं पर एक फ्यूज लिखा हुआ, उसमें लिखा होता था फ्यूज। ठीक है, और जब बहुत तेज लाइट वगैरह आती थी तो ये गल करके टूट जाता था यहाँ से। ठीक है, इसके अंदर लगे हुए तार टूट जाते थे। आगे चलते हैं हम। एक ही बिंदु से कई उपकरणों के लिए बिजली लेना क्यों उचित नहीं है? एक ही बिंदु से कई उपकरणों के लिए बिजली लेना क्यों उचित नहीं है? अब देखिए, फिजिक्स टाइप के क्वेश्चन है। करंट कम हो जाएगा, करंट बढ़ जाएगा, धारा और वोल्टेज दोनों में वृद्धि होगी, वोल्टेज घटेगा जबकि धारा बढ़ेगी। अब आपको इसका आंसर बताना है, करंट बढ़ जाएगा इसका आंसर है। ठीक है, करंट बढ़ जाएगा। समानांतर संयोजन, पैरेलल कनेक्शन, जब एक ही बिंदु या सॉकेट से कई विद्युत उपकरणों को जोड़ा जाता है तो वे सभी एक दूसरे के समानांतर जुड़ जाते हैं। प्रतिरोध में कमी और करंट में वृद्धि, समानांतर क्रम में उपकरणों की संख्या बढ़ने से परिपथ का कुल प्रतिरोध, टोटल रेजिस्टेंस कम हो जाता है। प्रतिरोध कम होने के कारण उस बिंदु से खींचा जाने वाला कुल करंट बहुत अधिक बढ़ जाता है। ठीक है, अधिभार ओवरलोडिंग, करंट के अत्यधिक बढ़ जाने से सॉकेट और तारों पर अत्यधिक लोड पड़ता है जिससे तार गर्म हो सकते हैं, शॉर्ट सर्किट हो सकता है या आग लगने का खतरा पैदा हो जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। रिकेट्स किसके कारण होता है? विटामिन ए की कमी के कारण, विटामिन डी की कमी के कारण, विटामिन सी की कमी के कारण और प्रोटीन के कम सेवन के कारण। इसका आंसर होगा आपका डी, विटामिन डी, सॉरी बी आंसर होगा, विटामिन डी की कमी के कारण। ये पहले भी हम लोग पढ़ चुके हैं तो इसको पॉज करके आपको पढ़ना है। ठीक है, आगे चलते हैं हम। समरूप जुड़वा बच्चे कब पैदा होते हैं? दो शुक्राणु एक अंडाणु को निषेचित करने से, दो शुक्राणु एक साथ दो अंडाणु को निषेचित करने से, एक शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है, एक शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करता है और युग्मनज दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाता है। यही तो लग रहा है। आगे देखते हैं, एक शुक्राणु दो अंडाणुओं से निषेचित कर देता है। बायोलॉजिक क्वेश्चन है, इसका आंसर होगा आपका सी। इसके बारे में भी हम देख लेते हैं। सी इसका आंसर है, एक शुक्राणु अंडाणु से निषेचित करता है और युग्मज को दो अलग अलग कोशिकाओं में विभाजित होकर स्वतंत्र रूप से विकसित हो जाता है। ये स्टेट पीसेस में बहुत ज़्यादा पूछा जाने वाला सवाल है दोस्तों, पूछ लिया जाएगा, इसलिए इसको पॉज करके पढ़ना, पॉज करके पढ़ लीजिए इसको। आगे चलते हैं हम। गर्भाधान सामान्यतः किस समय होता है? महीने में, मतलब महीने के किसी दिन,
मासिक धर्म से पहले, मासिक धर्म के तुरंत बाद, मासिक धर्म के 2 सप्ताह बाद। इसका आंसर बताइए। इसका आंसर होगा आपका डी, मासिक धर्म के 2 सप्ताह बाद। डी ही इसका आंसर है। अंडोत्सर्ग, ओव्यूलेशन, सामान्यतः 28 दिनों के मासिक धर्म मेंस्ट्रुअल साइकिल में महिला के अंडाशय से एक परिपक्व अंडाणु लगभग 14वें दिन यानी मासिक धर्म शुरू होने के करीब 2 सप्ताह बाद बाहर निकलता है। ठीक है। निषेचन अवधि क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार, क्लीवलैंड क्लिनिक के अनुसार अंडाणु निकलने के बाद केवल 12 से 24 घंटे तक ही जीवित रहता है। यदि इस समय के दौरान पुरुष के शुक्राणु अंडाणु को निषेचित करते हैं तो गर्भाधान की प्रक्रिया पूरी होती है। सबसे उपजाऊ समय क्या है? ठीक है, मासिक धर्म शुरू होने के 10वें दिन से लेकर 16वें दिन के बीच की अवधि को फर्टाइल विंडो, गर्भधारण अवधि कहा जाता है। ठीक है, ठीक है। तो ये चीज़ आपका आंसर हो जाएगा। इसका पॉज करके जो है इसको पढ़िएगा। इसके पहले का भी आप जो है पॉज करके पढ़िए। 109 नंबर क्वेश्चन आप देखिए, ये 109 नंबर क्वेश्चन है, इसको भी पॉज करके पढ़ना है। ये बायोलॉजी क्वेश्चन है, ये पूछे जा सकते हैं दोस्तों स्टेट पीसीएस में। ठीक है दोस्तों, तो फिर यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद।